आज के इस ऑडियो लेसन में हम अगस्त 2020 के कुछ मुख्य घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब तक परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। अजय कुमार रक्षा सचिव हैं। वह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी पूंजीगत खरीद के प्रभारी हैं। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। ड्रोन के भारतीय बेड़े में मुख्य रूप से इजराइल के उपकरण शामिल हैं, जिनमें हेरॉन्स भी शामिल हैं। उन्हें भारतीय वायु सेना और सेना दोनों में तैनात किया गया था। वे वर्तमान में लद्दाख और चीन की सीमाओं में तैनात हैं। इस परियोजना का शुभारंभ उन ड्रोनों को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है जो विशेष रूप से सीमाओं में दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। भविष्य में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन इजराइल में बनाया गया था। यह एक मध्यम ऊंचाई वाला यूएवी है। यह संपर्क टूट जाने पर अपने आप बेस पर लौटने में सक्षम है। यह 250 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस लाइट, रडार सिस्टम आदि शामिल हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट का राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष लॉन्च किया गया। 10 अगस्त 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया, जिसे सुरक्ष नाम दिया गया। इस पोर्टल का लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। इस राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। हाथी संरक्षण और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को सेट करने में मदद करेगा। एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि भारत को छोड़कर अधिकांश एशियाई देशों ने निवास और शिकार के नुकसान के कारण अपनी हाथी आबादी खो दी है। वर्तमान में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं। इनमें से 60% भारत में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीवन प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आवासों में हाथी आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना है। यह परियोजना हाथियों के प्रबंधन में अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और स्थानीय लोगों के बीच संरक्षण का भी समर्थन करती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक व वैधानिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। इसके द्वारा समाज में बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करना व उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी। पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश की गई थी। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को प्रति वर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है। यदि समय पर इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपण किया जाए तो इनका जीवन बच सकता है। मानव अपने विभिन्न अंगों जैसे गुर्दा, फेफड़े, हृदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा ऊतक, हड्डी के ऊतक इत्यादि का दान कर सकता है। इनमें से कुछ अंगों का दान जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु अधिकतर अंगों का दान मृत व्यक्ति ही कर सकता है।
इन अंगों की सहायता से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है। विश्व भर में 5 लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न अंगों की आवश्यकता है। भारत में अंगदान के लिए काफ़ी संतुलित प्रोग्राम है, परंतु मृत्यु के बाद भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया था। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। अमृत योजना रैंकिंग, ओडिशा शीर्ष पर बरकरार। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। अमृत का पूर्ण स्वरूप अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी को मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इस वर्ष ओडिशा ने योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। ओडिशा के 9 शहरों अर्थात भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक, राउरकेला, भद्रक, बालासोर, बारिपदा, बहरामपुर और पुरी को इस योजना के तहत शामिल किया गया था। राज्य में अब तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अमृत योजना मिशन 2015 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह दिसंबर 2019 में 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। यह मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है: जलापूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए जल निकासी, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन। इस योजना के तहत राज्यों ने अपनी राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। योजना को लागू करने के लिए राज्य शहरी स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरित करेंगे। फंड ट्रांसफर केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। नासा के टेस मिशन ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की। नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया। टेस मॉनिटर ने 4 कैमरों का उपयोग करके लगभग 1 महीने तक आकाश की निगरानी की। मिशन को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। टेस मिशन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की कावली इंस्टीट्यूट फॉर एक्सोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी तब मिल सकेगी जब किसी तारे के सामने ग्रह के गुजरने के कारण तारे की रोशनी कम हो। टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रहों की खोज केपलर द्वारा की गई है। मिल्की वे आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा केपलर मिशन को लॉन्च किया गया था। यह मुख्य रूप से सैकड़ों पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों की खोज पर केंद्रित था। मिशन ने फोकस किया था स्थलीय और बड़े ग्रहों का निर्धारण करना, इन ग्रहों की कक्षाओं के आकार का निर्धारण करने के लिए विशाल ग्रहों के आकार, घनत्व और द्रव्यमान का निर्धारण। पारस भारत का बाह्य ग्रह खोज मिशन है। पारस का पूर्ण स्वरूप PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई रिसर्च है। यह ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है। यह माउंट आबू में स्थित है। यह 67,000 के रेजोल्यूशन पर काम करता है। रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं। इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार इन वस्तुओं के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है। इसलिए पोर्टल अंततः इन वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में मदद करेगा।
यह बदले में भारत के रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय जल आयोग और गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की। गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च का उपयोग क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल स्तर की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। आयोग के मुख्य कार्य हैं बाढ़ का प्रबंधन और नियंत्रण करना, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच, देश में विश्लेषित किए गए हाइड्रोलॉजिकल डेटा को एकत्र, संकलन और प्रकाशित करना, भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का निर्माण, विकास, जांच और कार्यान्वयन करना, सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन, वर्षा, तापमान, अफवाह इत्यादि के बारे में आंकड़े एकत्र करना। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए अंक के साथ। नमस्कार।